नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे ही एक सब्सक्राइबर विनय ने, जो कि जयपुर के मुरलीपुरा एरिया में रहते हैं। और ये कहानी, ये घटना उनकी आंखों के सामने बीती एक सच्ची घटना है। ये बात है 2018 की, जब विनय अपनी जॉइंट फैमिली के साथ जयपुर के मुरलीपुरा एरिया में रहता था। अब इन लोगों के घर के एकदम सामने एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, जो कि वहां पर 2014 में रहने आई थी। और फिर इसके बाद अगले 4 साल तक सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। उस फैमिली के साथ इनके रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे। वो बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए इन लोगों का वहां पर आना जाना भी बढ़ गया था और दोनों फैमिली के साथ काफी ज्यादा अपनापन हो गया था। अब जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी थी वो इसी फैमिली का एक इंसान था और उसका नाम अजमल था। लेकिन इस एरिया के लोग ज्यादातर उसे बबलू के नाम से पुकारते थे। बबलू एक शराब की दुकान पर काम करता था और अपनी जिंदगी में पहले भी वो काफी बार शराब की दुकानों पर काम कर चुका था, तो ये काम उसके लिए कोई नया भी नहीं था। अब साल 2018 की शुरुआत में अजमल यानी बबलू ने एक नई शराब की दुकान पर काम शुरू किया। शुरुआत के कुछ समय में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। बबलू रोज अपनी दुकान पर जाता, शाम को आराम से वो घर लौट आता और सब कुछ एकदम सामान्य था। लेकिन इसी बीच में इस दुकान के ऑनर ने अपना बिजनेस बढ़ाने का सोचा और फिर वहां के खातीपुरा इलाके में उसने एक नई शराब की दुकान खोल ली। अब जिस दिन इस नई ब्रांच का इनॉग्रेशन था, उस दिन बबलू भी वहां पर मौजूद था। दिन भर इस इनॉग्रेशन का प्रोग्राम चलता रहा, लोग आते जाते रहे और फिर सारा दिन इसी में निकल गया। रात होने के बाद धीरे धीरे लोग वापस से अपने घर पर आने लगे और इसी तरह से बबलू को भी अपने घर लौटना था, तो वो रात के करीब 11:30 बजे के आसपास खातीपुरा से वापस मुरलीपुरा लौटने के लिए अपनी बाइक से निकला। अब घर लौटते वक्त रेलवे ओवरब्रिज के पास बबलू को अचानक से टॉयलेट जाने के लिए रुकना पड़ा। बबलू ने अपनी बाइक रोड के साइड में लगाई और वो वहां पर साइड में लगे हुए कुछ पेड़ों के आसपास टॉयलेट करने के लिए चला गया। कुछ देर वो वहां पर यूं ही खड़ा रहा, जैसे वो किसी दुविधा में है और कुछ सोच रहा है। लेकिन फिर यही सोचते सोचते उसने वहीं पर उन पेड़ों के ऊपर टॉयलेट कर दिया। अब आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी आपको इमरजेंसी के लिए कहीं टॉयलेट करने के लिए रुकना पड़े, किसी सुनसान जगह पर, किसी पेड़ के आसपास, तो हमेशा ताली बजाकर, चुटकी बजाकर या फिर ये बोल करके कि अगर कोई यहाँ पर है तो प्लीज आप साइड हो जाइए, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, और उसके बाद वहां पर टॉयलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बबलू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन पेड़ों के ऊपर उसने टॉयलेट कर दिया था। इसके बाद बबलू वापस से अपनी बाइक पर बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब वो अकेला नहीं था जो उसके घर की तरफ लौट रहा था। करीब आधे घंटे के बाद बबलू यहाँ से अपने घर पर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसका बिहेवियर चेंज हो चुका था। अचानक से जब उसकी वाइफ उसके सामने आई, उसने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने अपनी वाइफ से बात तक नहीं की। उसकी मदर की तरफ तो उसने देखा तक नहीं और वहीं पर उसका भाई, उसके फादर बैठे हुए थे, उन लोगों से भी उसने बात नहीं की। बबलू चुपचाप अपने घर में जाकर एक जगह पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसके बाद वो वहां से खड़ा हुआ और फिर आराम से अपने कमरे में जाकर के लेट गया। घर वालों को ये बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि यूजुअली जब बबलू घर पर आता था तो वो काफी हंसी मजाक करता था, सबसे बात करता था। लेकिन आज ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सब लोगों को लगा कि शायद आज इनॉग्रेशन में वो बहुत ज्यादा थक गया है, उसने बहुत ज्यादा काम किया है, तो सबने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि आज बबलू अकेला घर पर नहीं लौटा है। किसी तरह से ये रात बीत गई और अगले दिन की सुबह हुई, लेकिन बबलू का बिहेवियर अभी भी वैसा था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। बबलू रेडी हुआ, उसने अपना नहाना धोना जो करना था वो किया और उसके बाद वो वापस से अपनी दुकान पर चला गया। लेकिन उस दिन उसका दुकान पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान भटक रहा था, वो इधर उधर की बातें सोच रहा था। और फिर करीब दोपहर के 2 बजे के आसपास बबलू ने डिसीजन लिया कि अब वो दुकान पे नहीं रहेगा, तो वो जल्दी से वहां से निकला और अपने घर वापस लौट आया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस दिन बबलू रोज के मुकाबले काफी ज्यादा शराब पी करके घर पे गया था। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो हकीकत में क्या कर रहा है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, लेकिन किसी तरह से वो अपने घर पर पहुंच गया था। जब बबलू वापस से अपने घर पर पहुंचा तो वहां पर उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके दोनों बेटे मौजूद थे। और इतने ज्यादा नशे में होने के बावजूद भी बबलू वहां पर बेहोश नहीं हुआ, ना ही वो अपने पलंग पर जाकर के सोया। वो सिर्फ एक जगह देख करके वहां पर आराम से बैठ गया और अपनी बीवी, अपने बच्चों को, सबको अजीब तरीके से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे के हाव भाव देख करके लग रहा था कि ये बबलू है ही नहीं। अब घर लौटने के बाद जब उसकी पत्नी उसके पास गई, उसने उससे बात करने की कोशिश की तो बबलू ने उससे बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर अचानक वो अपने बड़े बेटे आयान का नाम लेकर के जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा।
उसकी आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि पूरा परिवार हैरान हो गया था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो आयान उसके सामने बैठा है उसका नाम लेकर के बबलू इस तरह से क्यों रो रहा है। किसी तरह से ये लोग बबलू को संभालने की कोशिश कर रहे थे और इसी संभालने में 5.5 घंटे तक ऐसा होता रहा और फिर करीब शाम को 7:30 बजे के आसपास बबलू का बिहेवियर फिर से अचानक से नॉर्मल हो गया। जब यहाँ पर इस परिवार के लोगों ने उससे पूछा कि वो इस तरह से क्यों कर रहा था, वो अपने बेटे का नाम लेकर के ऐसे क्यों रो रहा था, तो बबलू ने सामने से जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, आप बस मुझे अकेला छोड़ दो। बबलू का ये बिहेवियर देख करके उसका पूरा परिवार सहम गया था और इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक उसकी फैमिली ने उसे घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। उन्होंने उसकी बाइक की चाबी ले ली, उसके बाहर निकलने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि बबलू मानसिक रोगी हो गया है या फिर वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि बबलू थोड़ा समय घर पर रहेगा तो उसकी तबीयत पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन हकीकत में हुआ इसका एकदम उल्टा। धीरे धीरे बबलू की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। शुरुआत में उसने खाना खाना छोड़ा, फिर उसने सबसे बात करनी छोड़ी। कभी कभी वो अचानक से घबरा जाता था, रोने लगता था, तो कभी ऐसा लगता था कि वो वहां पर बैठा हुआ कुछ अजीब सी बातें सोच रहा है और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे कि कोई भी डर जाए। किसी को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि बबलू के साथ हकीकत में हो क्या रहा है। हर एक गुजरते दिन के साथ उसका बिहेवियर और ज्यादा असामान्य होता जा रहा था। फिर एक दिन की बात है जब सुबह सुबह 11 बजे के आसपास बबलू की जो वाइफ थी वो नमाज अदा कर रही थी। सबको लग रहा था कि बबलू भी कहीं ना कहीं अपने कमरे में ही बैठा होगा और घर का माहौल एकदम नॉर्मल था। लेकिन उसी दौरान बबलू अपने कमरे से बाहर आया और फिर धीरे धीरे चलता हुआ वो अपनी पत्नी के एकदम पीछे जाकर के खड़ा हो गया। बबलू एकदम खामोश था और उसने अपने आने का एहसास किसी को भी नहीं होने दिया था। और फिर यहाँ पर उसने धीरे धीरे नमाज की जो आयतें थी उसका एकदम सही उच्चारण में, एकदम सही क्रम में उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर बबलू की वाइफ एकदम सन्न रह गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि बबलू को नमाज पढ़नी नहीं आती है। फिर भी उसने सोचा कि शायद उसने किसी से सीख ली होगी या फिर रिसेंटली कोई उसे मिल गया होगा जिसने उसे सिखा दी होगी, तो इसने इस बात को इग्नोर कर दिया। ये सब कुछ होकर के बीता ही था कि इसकी थोड़ी देर के बाद बबलू फिर से अपनी वाइफ के पास चलता हुआ आया और इस बार उसने अपनी वाइफ के गले को बहुत ही ज्यादा जोर से दबोच लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और एक अजीब सी भाषा में पता नहीं क्या बोले जा रहा था जो वहां पर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। उसकी आवाज, उसका लहजा, उसका चेहरा, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। किसी तरह से उसके घर वालों ने बीच में पड़ के उसकी वाइफ को छुड़वाया, लेकिन उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो रखी थी कि उसकी वाइफ के गले पर बकायदा निशान रह गए थे। यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बबलू ने ऐसा क्यों किया, उसमें इतनी ताकत अचानक से कैसे आ गई। लेकिन इस दिन के बाद बबलू का बिहेवियर और ज्यादा अजीब हो गया। अब बबलू अपने किसी भी रिश्तेदार से मिलना नहीं चाहता था, वो किसी से बात नहीं करता था, बस सारा दिन वो अजीब से तरीके से घर में बैठा रहता था और बहुत बार ऐसा देखते इसके घर वाले कि वो बैठा बैठा वहां पर रो रहा है। कभी कभी ऐसा होता कि उसकी नजर जब भी अपने बड़े बेटे आयान की ओर पड़ती तो वो अचानक से भावुक हो जाता। वहां उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलने लगते, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो आयान को देख करके ऐसा बिहेव क्यों करता है। शुरुआत में बबलू की फैमिली को लग रहा था कि उसकी बचपन में गुजर चुकी बेटी की अधूरी इच्छा उसके मन में होगी और इसीलिए वो अपने बड़े बेटे को देख करके इस तरह से भावुक हो जाता है। और इसीलिए इन लोगों ने करीब 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया। इन्हें लग रहा था कि शायद इस 1 हफ्ते के अंदर बबलू अचानक से नॉर्मल हो जाएगा। और फिर एक दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। बबलू अचानक से वापस नॉर्मल सा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे, जो हाव भाव थे, सब कुछ पुराने बबलू जैसे थे। उसी दिन शराब की दुकान के ओनर का फोन आया और उसने बबलू से कहा कि वो दोबारा काम पर लौट सकता है। बबलू के घर वालों ने भी सोचा कि अब वो ठीक हो गया है तो उसको दोबारा काम पर जाने देना सही रहेगा और बबलू वापस से अपने काम पर चला गया। लेकिन उसी रात जब बबलू रात के 12 बजे के आसपास वापस से अपने घर पर लौट रहा था तो कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ ही मिनट्स में पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मचने वाली है। जो कुछ भी उस रात को हुआ उसने सिर्फ बबलू के परिवार को ही नहीं बल्कि उस मोहल्ले में मौजूद हर एक इंसान को दहशत में डाल दिया। उस रात जब लगभग 12 बजे के आसपास बबलू अपने घर पर पहुंचा तो उसके घर के जस्ट बाहर एक 7 से 8 फीट ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बबलू ने यहाँ पर अपनी बाइक को स्टैंड नहीं लगाया बल्कि अपनी बाइक उस चबूतरे पर चढ़ा दी और फिर वहां पर गोल गोल अपनी बाइक को घुमाने लगा। इस समय उसके चेहरे पर फिर से वही पुराने हाव भाव थे, वही एक्सप्रेशंस थे। जब वो अपने घर पर रोने लगता था, कभी घबराहट में आ जाता था तो कभी गुस्सा हो जाता था।
सबको लग रहा था कि वो चीजें बबलू के साथ फिर से शुरू हो गई हैं। बबलू फिर से मेंटली बीमार हो गया है। उस दिन बबलू बाइक को उसी अंदाज में चला रहा था जैसे कि सर्कस में मौत के कुएं में बाइक को चलाया जाता है। इसके बाद बबलू थोड़ी देर के बाद वहां पर जोर जोर से हंसने लगा, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। कभी वो हंसने लगता, कभी जोर जोर से रोने लगता, कभी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता और उसकी चीखने की आवाज बहुत दूर तक जाती, और कभी वो चलती हुई बाइक से कूद जाता और फिर ऐसी हरकतें करता जिससे वहां मौजूद हर एक इंसान घबराने लग गया था। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उस समय बबलू को ना ही गिरने का डर था और ना ही किसी हादसे का। उसकी माँ और पत्नी दोनों यहाँ पर बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बबलू ये कर क्या रहा है। तो वो जल्दी से विनय के घर की तरफ भागी और जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगी। बबलू की माँ और पत्नी वहां पर लगातार दरवाजा खटखटा रही थी और मदद के लिए अंदर आवाजें दे रही थी। जैसे ही विनय की फैमिली उठकर के बाहर आई, उसके सब बड़े बुजुर्ग बाहर आए, तो उन्होंने आकर के देखा कि बबलू बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो सब लोग बबलू को देख के ही समझ गए थे कि ये कुछ सामान्य नहीं है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, और सबको हल्की सी भनक लग गई थी कि शायद बबलू पजेस्ड है या फिर ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सीन लग रहा है। थोड़ी देर में मोहल्ले के बाकी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे और सब लोग अपनी अपनी तरह से बबलू को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कोई उसकी छोटी उंगली दबाता, कोई वहां पर धार्मिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता, तो कोई अपने ही तंत्र मंत्र करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां पर बबलू की हालत पर, उसकी कंडीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब जब कोई धार्मिक भजन गाता या फिर कोई मंत्र पढ़ता या किसी भी तरह से उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता, उल्टा बबलू वहां पर जोर जोर से हंसने लगता। और फिर ये करते करते थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज निकली, जिसने हंसते हुए कहा कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी, उसका लहजा इतना ज्यादा अजीब था कि ये सुनकर वहां पर मौजूद लोग और ज्यादा डर गए। जब हालात कुछ देर तक यूं ही चलते रहे, तब विनय के एक चाचा ने सीकर में रहने वाले अपने एक परिचित बाबा जी को फोन किया और आधी रात में 12-1 बजे के आसपास उन्हें फोन करके सब कुछ बताया और बताया कि ये कंडीशन है, हम क्या कर सकते हैं। तो सामने से उन बाबा जी ने कुछ तंत्र मंत्र बताए और उन्होंने कहा कि उसके पास जाकर के ये सारे मंत्र तुम्हें पढ़ने होंगे। उनके बताने के अनुसार चाचा जी भी उनके पास गए, उन्होंने ये तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर कुछ देर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे ये सब कुछ करने के बाद बबलू का गुस्सा कम होने लगा, उसकी हरकतें बंद होने लगी और फिर देखते ही देखते वो शांत हो गया और फिर वो सो गया। अगले दिन सुबह सुबह विनय और बबलू की फैमिली दोनों साथ मिले, उन्होंने बात की और फिर इस कंक्लूजन पर लेकर के पहुंचे कि बबलू को हमें सीकर ले जाना होगा उन्हीं परिचित बाबा के पास। जब ये लोग उन बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने जाकर के जब उसको देखा, बबलू को देखते ही वो समझ गए थे कि इसके साथ कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इसे अंदर लेकर के आओ और इसे वहां पर बैठाओ। जैसे इन लोगों ने बबलू को यहाँ पर बाबा के सामने बिठाया तो बबलू फिर से अपनी पुरानी हरकतों में लौट आया और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बाबा से पूछने लगा कि तू कौन होता है मेरा कुछ बिगाड़ने वाला, तू आखिर मेरा कर क्या लेगा। लेकिन सामने से बाबा के चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई डर था। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में बबलू से कहा कि चुपचाप यहाँ पर बैठा रहे, अभी हम लोग बात करेंगे। इतना कह करके बाबा ने वहां पर कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया और पूजा को आगे बढ़ाया। और फिर इसके थोड़ी देर के बाद वो बाबा सिर्फ उससे एक ही बात पूछने लगे कि कौन है तू, बता कौन है तू। काफी देर कोशिश करने के बाद सामने से उस प्रेत ने कहा कि मैं इसकी बहन हूं। लेकिन यहाँ पर ये बाबा समझ गए थे कि ये प्रेत झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने इन तंत्र मंत्रों को और ज्यादा तेजी से पढ़ना शुरू किया। कमरे का माहौल धीरे धीरे और ज्यादा भारी होता जा रहा था। बबलू वहां पर बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था और वहां बैठी विनय की फैमिली, बबलू की फैमिली, ये सब कुछ सिर्फ देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर के बाद बबलू के लहजे में बदलाव आया और उसने बड़े आराम से कहा कि मंत्र रोक दो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ पर भी बाबा ने मंत्र नहीं रोके और वो ये सब कुछ पढ़ते चले जा रहे थे और उन्होंने उससे कहा कि पहले बता तू कौन है, उसके बाद ही मंत्र रुकेंगे। कुछ देर के लिए इस कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे वो आवाज बोलने लगी। उसने कहा कि हम लोग 4 दोस्त थे, हमेशा हम रेलवे की पटरी के पास बैठते थे, बातें करते थे, शराब सिगरेट ये सब कुछ पिया करते थे। लेकिन फिर बाबा ने अपने सवालों को यहाँ पर रोका नहीं और जल्दी से पूछा, तो फिर इस आदमी के पीछे तू क्यों पड़ा? अगर तुम 4 दोस्त थे या जो कुछ भी तुम लोग करते थे, इसमें इस आदमी की क्या गलती है? तो सामने से उस आदमी ने कहा कि इस इंसान ने हमारा अपमान किया है,
जिस पेड़ के ऊपर हम बैठे हुए थे वहीं पर इसने हमारे ऊपर पेशाब कर दिया था और इसीलिए हम इसके पीछे आ गए थे और अब हम इसके पास से कहीं भी नहीं जाएंगे। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको अब समझ में आने लगा था कि हकीकत में इन सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी। इसके बाद बाबा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों की मौत कैसे हुई थी। तो इस बात का जवाब सुनने के बाद तो ये लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उस आवाज ने बोला, हम चारों लोग एक रात उसी जगह पर बैठे हुए थे, वहां पर शराब पी रहे थे हमेशा की तरह, लेकिन नशा इतना ज्यादा हो गया था कि हम हमारी जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे। और फिर कुछ ही देर के बाद वहां पर एक ट्रेन आई जिसके नीचे आकर के हम चारों लोग मर गए। इसके बाद उस आवाज ने बताया कि तब से हम चारों लोगों की आत्मा इसी पटरी के आसपास भटक रही है और उसी जगह पर जाने अनजाने में बबलू ने हमारे ऊपर पेशाब करके हमारा अपमान कर दिया, जहां से हम इसके पीछे आ गए। बाबा ने यहाँ पर उनसे पूछा कि अब तुम लोग हकीकत में क्या चाहते हो, किस तरह से जाओगे तुम? तो सामने से बिना किसी झिझक के जवाब आया, हम इसे अपने साथ लेकर के जाएंगे, इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर बाबा ने उन प्रेतों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, इसका अपना परिवार है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, इसने जो भी किया वो जाने अनजाने में किया, तुम इसे माफ कर दो। लेकिन सामने से वो प्रेत कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार ये बात सुनने के बाद बाबा ने अपने अनुष्ठान की गति और ज्यादा तेज कर दी और ज्यादा जोर जोर से वो मंत्र पढ़ने लगे। यहाँ पर थोड़ी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया। उसकी फैमिली वाले यहाँ पर काफी ज्यादा डर गए थे। वो देख रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है बबलू के साथ। वो अजीब सी हरकतें कर रहा था, कभी वो ताकतवर फील करता था, कभी वो कमजोर हो जाता था। और फिर देखते ही देखते उन चारों प्रेतों की आवाज जो थी वो धीमी पड़ने लगी, यानी उनकी ताकत कम होने लगी। अब उनके लहजे में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने बाबा से कहा कि हम इसे छोड़ देंगे, आप बस हमें अपने साथ रख लो। यहाँ पर बाबा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं रखूंगा, ना मैं तुझे इसके साथ रहने दूंगा और ना ही तुझे इसको ले जाने दूंगा और ना ही तुझे मैं अपने साथ रखूंगा, तुझे इसे छोड़ करके जाना ही होगा। इसके बाद बाबा ने मंत्रों को और ज्यादा तेजी से पढ़ना शुरू किया और वहां पर उनका टकराव चलता रहा। काफी देर तक वो सामने से कोशिश करते रहे कि बाबा उन्हें अपने पास में रख लें और काफी देर तक बाबा भी यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से वो बिना किसी शर्त के बबलू के शरीर पर अपना पोजेशन छोड़ दें। कमरे में मौजूद कोई भी इंसान यहाँ पर बीच में बोलने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। सब सिर्फ देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर काफी देर तक चले इस संघर्ष के बाद फाइनली वो लोग बाबा की बात को मान गए और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर से अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन जिस ब्रांड की सिगरेट और शराब हम सारे दोस्त वहां पर बैठ करके पीते थे, आप लोगों को हमें उसी ब्रांड की शराब और सिगरेट ला करके देनी होगी, कुछ मिठाई भी ला करके देनी होगी और इस इंसान को वहीं पर लेकर के आना होगा जहां पर इसने हमारा अपमान किया था, हमारे ऊपर पेशाब किया था, और वहीं पर इसका उतारा होगा और वहीं पर इसे हमसे माफी भी मांगनी होगी। बाबा यहाँ पर कुछ पल तक चुप रहे और उसके बाद फाइनली बाबा ने उन लोगों की शर्त मान ली, क्योंकि बाबा भी हकीकत में इस बात को जानते थे कि अगर बबलू के ऊपर से उनके प्रभाव को पूरी तरह से उतारना है तो हकीकत में उसी जगह पर जाकर के अनुष्ठान करना होगा जहां पर बबलू से ये गलती हुई थी। इसके बाद फाइनली ये सीकर वाला अनुष्ठान कंप्लीट हुआ। ये लोग बबलू को लेकर के वापस जयपुर आ गए, लेकिन अभी भी इनके चेहरे पर पूरी तरह से सुकून नहीं था, क्योंकि ये जानते थे कि जो पूरी परीक्षा होनी है, जो फाइनल परीक्षा है, वो अभी भी बाकी है। बबलू को अभी वापस से उस पेड़ के पास लेकर के जाना होगा, वहां पर अनुष्ठान करना होगा और तब जाकर के ये प्रेत उसका पीछा छोड़ेंगे। अंदर ही अंदर सबको ये डर भी था कि अगर उन्होंने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा है, वो अभी भी इसके साथ है, तो कहीं बबलू फिर से वही हरकतें न करने लगे। इसी के चलते जिस दिन ये सीकर से वो अनुष्ठान करके लौटे थे, उसी शाम को लगभग 4 बजे के आसपास बबलू और विनय के परिवार के 2 लोग उस रेलवे ब्रिज के पास पहुंचे जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। बाबा ने उन्हें कुछ सामग्री बता दी थी। उन्होंने जो जो सामान मंगवाया था वो सब बता दिया था, यानी उसी ब्रांड की शराब, सिगरेट या फिर जो कुछ भी वो खाने पीने के लिए चाहते थे, मिठाई वगैरह, वो सब कुछ उनके परिवार को लाने के लिए कह दिया था। और फिर बाबा के कहने पर बबलू को भी वहां पर लेकर के आया गया। अब जैसे ही ये सब लोग उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गए थे तो बाबा ने पूरे विधि विधान के साथ वहां पर अनुष्ठान की शुरुआत की। और फिर काफी देर तक ये चलने के बाद वहां का माहौल अचानक से अजीब सा भारी होने लगा। जो बबलू एकदम अभी तक नॉर्मल बैठा हुआ था, उसके अंदर उन्हीं 4 प्रेतों की आवाज फिर से आने लगी। उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे, उसकी आंखें लाल हो गई और सबको देखने में पता लग रहा था कि वो प्रेत फिर से इसके ऊपर हावी हो रहे हैं। यहाँ पर काफी देर तक इसका उतारा चलता रहा। बाबा का अनुष्ठान पूरा हुआ और उसके बाद बाबा ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था, वचन दिया था कि यहाँ पर उतारा होने के बाद हम लोग बबलू को छोड़ देंगे।
अब तुम लोग अपना वचन निभाओ और इसे छोड़ करके तुरंत अभी यहाँ से चले जाओ। जब पूरा अनुष्ठान समाप्त हुआ तो बाबा ने अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद उन चारों प्रेतों से कहा कि तुम्हारे वादे के अनुसार अब तुम्हें बबलू को छोड़ करके यहाँ से जाना होगा। काफी देर तक वो वहां पर मंत्र उच्चारण करते रहे और फिर अचानक से बबलू का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसके सारे जो हाव भाव थे वो चेंज होने लगे और वो फिर से पुराने बबलू की तरह बिहेव करने लगा। बबलू ये सब कुछ करने ही लगा था कि अचानक से वो वहां पर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी पूरी फैमिली उसकी तरफ भाग करके गई। उन्होंने किसी तरह से उसे उठाया और उठाने के बाद हकीकत में उन्होंने देखा कि बबलू एकदम नॉर्मल हो गया था। बबलू यहाँ पर जैसे ही उठा उसने अपने पूरी फैमिली से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आप सब मुझे यहाँ पर लेकर के क्यों आए हो? यानी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी बबलू के साथ हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने किस तरह से अपनी पूरी फैमिली को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास के हर एक इंसान को परेशान कर दिया था। उसके ऊपर जो पोजेशन हुआ था, जो प्रेत उसके अंदर थे, उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद उन बाबा जी ने बबलू के पूरी फैमिली को एक सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि काफी समय तक इसे शराब, सिगरेट, तेज खुशबू वाले इत्र या फिर ऐसी किसी भी चीज से दूर रखना है जिससे इसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। और सबसे जरूरी बात, जब तक मैं ना कहूं इस इंसान को उस पुराने रेलवे ओवरब्रिज या फिर उन पेड़ों के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना। परिवार ने बाबा की बात को पूरी तरह से माना और फिर आने वाले 3-4 महीने तक उन्होंने बबलू पर पूरी तरह से कंट्रोल रखा और फिर देखते ही देखते उसके घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। सबको लग रहा था कि ये जो खतरनाक दौर उसके घर पर आया था वो सब कुछ खत्म हो गया है, ये सब चीजें फिर से कभी नहीं होंगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन बबलू ने बिना किसी को बताए शराब पी ली और फिर वहां पर वो उसी रेलवे ओवर ब्रिज के पास पहुंच गया और पता नहीं किस तरह से उसका दिमाग उसे वहां पर ले गया या फिर उन चीजों ने उसे वहां पर बुला लिया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो वहां से वापस घर पर लौट करके आया तो उसका बिहेवियर फिर से उसी पुराने बबलू जैसा था जो पहले पजेस हो गया था। हालांकि इस बार बबलू का परिवार जानता था कि इस मामले में क्या करना है, तो उन्होंने जल्दी से उन्हीं सीकर वाले बाबा को फोन किया और उन्हें जयपुर घर पर बुला लिया और बबलू का फिर से उतारा किया गया। लेकिन इस बार बाबा बहुत ही ज्यादा सख्त शब्दों में, बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगे कि अगली बार मेरे लिए भी तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं या फिर ये चीजों से तुम दूर रहो या ये चीजें तुम्हारे ऊपर बुरा असर ना करें, तो अगली बार बिना मुझसे पूछे शराब या ऐसी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इस बार बबलू ने उन बाबा की बात को एकदम सीरियसली लिया और उसने ये शराब, सिगरेट, इन सब चीजों को छोड़ दिया और फिर देखते ही देखते थोड़े समय के बाद इनके घर का माहौल नॉर्मल हो गया और इनके घर में खुशियां फिर से लौट आई। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। बबलू अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और बाबा की दी हुई हिदायतों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। हालांकि विनय का कहना है कि उसकी पूरी फैमिली आज भी टेरिफाइड है, क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी, जो चीजें बबलू की हरकतें, उसके एक्सप्रेशंस, उसका गुस्सा, उसका पोजेशन, ये सब कुछ उनके लिए मानना या फिर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि ऐसी चीजों को हम लोग भी बहुत बार ऐसा होता है कि देखते हैं कि कोई पजेस है या फिर किसी के घर में कोई ऐसी दिक्कत है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल यही रहता है कि शायद इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, शायद ये पोजेशन नहीं है, इसको हेल्यूसिनेशंस हो रहे होंगे। लेकिन हकीकत में बबलू की फैमिली, विनय की फैमिली, इन लोगों ने जो चीजें देखी, जो चीजें एक्सपीरियंस की, वो शायद उनके लिए आज भी भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई को भी इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।